Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we'll study chapter number 6, the effects of British rule in India of class 8 SS GSEB textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 8वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है, जीएसईबी सिलेबस में से है। Friends, this is your own channel ज्ञान गुनवाणी, सो प्लीज़ सी टू इट यू सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और ये चैनल ज्ञान गुनवाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। So friends, as the name of the chapter suggests, the effects of the British rule in India will actually suggest us or inform us what exactly were the effects of the British rules in India, how they were creating problems for the Indian traders, for the Indian citizens, and at what cost. दोस्तों जैसे ये चैप्टर का नाम है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि ब्रिटिशों के यहाँ होने के दरमियान हमारे बिजनेसमैन को, हमारे लोगों को कितनी तकलीफ़ें हुई और कैसी तकलीफ़ों में उन्होंने समय निकाला। फ्रेंड्स, लिसन टू दिस चैप्टर विद अटमोस्ट अटेंशन। इट्स वेरी easy and simple chapter but it will be useful in your future standards as well. दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सरल और सिंपल चैप्टर है ये, लेकिन ये फ्यूचर स्टैंडर्ड्स में भी आपको काम आएगा। Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. अरुणा सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जब उसकी बेटी पूर्वा बाजू में बैठ के अपना होमवर्क कर रही थी। अरुणा read loudly, "Revolution in Libya." Hearing this, Purva asked, "Why do people revolt?" तो अरुणा ने ज़ोर से पढ़ा कि लीबिया में रेवोल्यूशन हुआ। तो ये सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया कि लोग रिवोल्ट क्यों करते हैं। अरुणा ने जवाब दिया, अरुणा आंसर्ड, "When the needs of the people are not satisfied and people face economic crisis, they revolt." जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती और जब उनको आर्थिक तकलीफ़ें होती है तब वो रिवोल्ट करते हैं। In our country also, during the British rule, the condition of the people was very bad and resulting into a revolt. हमारे देश में भी लोगों की जब ब्रिटिश शासन के दरमियान हमारे लोगों की तकलीफ़ें बढ़ने लगी, उनकी कंडीशन बद से बदतर होने लगी, तब उन्होंने भी रिवोल्ट किया था। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम। मैं आपको इंडियंस के लाइफ के बारे में बताती हूँ उस समय के दरमियान। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th century। 18वीं सदी तक भारत आर्थिक रीत से बहुत ही समृद्ध था। द एनार्ची दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन इट। लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद भी जो तकलीफ़ें आई उससे ये डगमग नहीं हुआ। इट हैज़ बीन एडमिटेड बाय हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट द इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया वॉज अनमैच्ड एट दैट टाइम। इतिहासकार कहते हैं दुनिया में कि उस वक्त की जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनकी प्रोडक्शन टेक्निक्स जो थी और जिस तरह से ट्रेड होने का, उस तरह का कहीं भी और कहीं चलता नहीं था। The same country, India, became poor and bankrupt during the nearly 200 years of British rule. यही कंट्री भारत बाद में आगे जाके गरीब हो गया जब ब्रिटिश के शासन में आने वाले 200 साल में वो रहा। It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a huge market for the finished products of the factories in England. तो ये वो कंट्री बन गई जो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था इंग्लैंड में मौजूद फैक्ट्रीज़ को, और उन्हीं फैक्ट्रीज़ में बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ये बड़ा मार्केट में मिला बेचने के लिए। कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दरमियान एग्रीकल्चर कैसा था और यहाँ के फार्मर्स की हालत कैसी थी। द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इस ब्रिटिश शासकों को एक नया मौका मिल गया जब उनको टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने का मौका मिला दीवानी राइट्स के रूल के अंदर। वो हुआ था बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। They started exploiting peasants to earn more revenue and as a result the peasants became poor. वो हमारे जो किसान थे उनको शोषण करने लग गए, उसके नतीजे स्वरूप ये सारे हमारे किसान गरीब होते गए। मैनी टाइम्स द पीजेंट्स हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि ये सारे किसानों को अपने गहने तक बेचने पड़े थे अपने पैसे वापस लौटाने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड कंसिक्वेंटली फेल इनटू डेब्ट्स। बहुत सारे किसानों को जो ज़मींदार थे उनसे पैसे उधार लेने पड़े थे और उसकी वजह से वो झांसे में आ गए।
फार्मर्स लॉस देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। किसानों की ज़मीन भी चली गई और खेती बाड़ी के लेवल में काफ़ी स्तर में नीचे आई भारत के काफ़ी सारे हिस्सों में। मोर ओवर बंगाल विटनेस द टेरिबल फेमाइन इन द ईयर ऑफ 1770 CE इन विच लैक्स ऑफ पीपल डाइड एंड ऑफ स्टावेशन। बंगाल में सूखे की वजह से 1770 CE में लाखों लोग ने अपनी जान भी गंवाई भूख की वजह से। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स्ड परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यूज़। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट भी बनाया था वहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस। इसी कानून के दरमियान कंपनी ने फिक्स कर दिया था कि हर साल के अंत पर हम इतना पैसा आपसे लेंगे। द जमींदार्स लैंडलॉर्ड्स वर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ द लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। जमींदार जो थे उनको हक दिया गया था सारे लोगों से लैंड और पैसा कलेक्ट करने का। दिस इज़ हाउ अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। इसी तरह जो वफादार लैंडलॉर्ड्स बने कंपनी के वो पैदा हो गए। दिस एक्ट ऑल्सो इंश्योर्ड द इनकम टू दी ऑफ दी कंपनी। इससे बहुत ही आवक होने लगी कंपनी को। अगेंस्ट दिस द पीजन्स हु वर्कड हार्ड इन द सन टू कल्टिवेटेड द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स वर एक्सप्लॉयटेड। इसके विपरीत जो किसान थे जो तपती धूप में मेहनत करके अनाज उगाते थे उनका शोषण होने लग गया। इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन पे असर। वारन हेस्टिंग्स द पर्सन हु वाज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज नोन एज द कलेक्टर। वारन हेस्टिंग्स जिसको जवाबदारी दी गई थी लोगों से पैसे कलेक्ट करने के लिए उनको कलेक्टर का नाम दिया गया था। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन एज अ जज। उन्होंने जज की भी जवाबदारी उठाई थी और जबकि जज के कामकाज भी करते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड आर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। ये ब्रिटिश का शासन का जो तरीका था उसने हमारे स्वशासित तरीके को पूरा नाश कर दिया था। इन दी एंशियंट टाइम्स एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। पुराने समय में हर गांव छोटा सा रिपब्लिक की तरह ही था। ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर एंटायर विलेज। गांव की ग्राम पंचायत जितनी थी वो पूरे गांव की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। These पंचायत वर लाइक द बैकबोन्स ऑफ द सेल्फ रूल इन आर कंट्री। ये पंचायत हमारे सिस्टम की, भारत के देश की रीढ़ की हड्डी की तरह थी। These institutions of self-rule stood their ground even during the times of foreign invasion and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of British. ये सोशल सिस्टम जो था हमारे गाँव का ये भी एकदम अड़ग खड़ा रहा था जब सल्तनत पीरियड आया था, लेकिन ये ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ने ये पूरे सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया। The policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. ये social reforms की जो पॉलिसी सरकार ने बनाई थी कंपनी ने उससे लोग असुरक्षित महसूस करने लग गए और शंकीला स्वभाव के भी हो गए। They felt the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. उनको ये लगने लग गया कि यहाँ की सरकार उनको क्रिश्चियन जात में उनका धर्म परिवर्तन कर रही है और अपने रिलीजन का वो नाश, इंडियन कल्चर का वो नाश भी कर देंगे। People believe that the Indian social system was deliberately undermined in the railways and militaries. लोगों का ये भी कहना था कि रेलवेज और मिलिट्रीज में जो भारत का सोशल सिस्टम था उसको पूरा जानबूझकर उसको इग्नोर किया गया था। As an order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. और आगरा में तो एक ऑर्डर भी पास कर दिया गया था कि हर भारतीय को ब्रिटिश को सलाम करना है। इफ़ यू आर नॉट डन इट वाज कंसिडर्ड अ क्राइम एंड वाज लायबल फॉर पनिशमेंट। अगर ये कोई नहीं करता है तो उसको एक गुनाह मानकर उसको सज़ा भी दी जाती थी। As a result, there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. तो भारतीय लोग में इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशर्स के सामने बहुत ही गुस्सा और दुर्दरार फैलने लग गई। Destruction of Indian trade and industry. Indian trade और इंडस्ट्री का विनाश. The handlooms of Indian supplied textile to the market of Asia and Europe. एशिया और यूरोप के मार्केट को भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ से हैंडलूम प्रोवाइड करती थी। The traders from the European countries used to come to India to purchase commodities. ये यूरोपियन कंट्रीज़ के जो व्यापारी थे वो भारत आकर वहाँ यहाँ से चीज़ें खरीद के जाते थे। The Indian made jute, silk, woolen and cotton textile were in high demand in European market. यूरोपियन मार्केट में भारत में बना गया जूट,
सिल्क, वुलन और कॉटन टेक्सटाइल बहुत ही डिमांड में था। द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस। ढाका का मुलायम और एकदम हल्का फुल्का मसलिन पूरे विश्व में फेमस था। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स, कमोडिटीज सच एज सॉल्ट, saltpeter, sugar, etc. were exported to exchange of commodities amount to bullions, gold and silver. टेक्सटाइल के अलावा नमक, सैल्टपेटर और शुगर या शक्कर इसको एक्सपोर्ट किया था। सामने हमको बुलियन मिलता था। बुलियन मतलब उसके सामने हमको गोल्ड और सिल्वर देते थे करेंसी की जगह पे। द होल सिनारियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। वो पूरा सिनारियो चेंज हो गया जब ब्रिटिश रूल को इम्प्लीमेंट होने लग गए। द फ्लो ऑफ बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिवर्स्ड। गोल्ड और सिल्वर आना बंद हो गया। इन द बिगनिंग द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन द ब्रिटिश टुक 500 crores of rupees per as per today's standards only from Bengal during their rule. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने भारत से 500 करोड़ रुपए लिए थे आज के वैल्यू के हिसाब से। जस्ट इमेजिन द वेल्थ द ब्रिटिश कुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द कंट्री। आप सोचिए कि कितना पैसा ब्रिटिशर्स ने हमारे से कमाया होगा उस दरमियान। The help of the raw materials produced in India and the money collected from India, the business and industries in England prospered. तो जो रॉ मटेरियल भारत से मिलता था और जो पैसे यहाँ से जमा होते थे उसी से इंग्लैंड में मौजूद इंडस्ट्री और बिजनेस डेवलप होने लग गए। द मिल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, उनके मिल्स भी प्रोग्रेस करने लग गई। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट लेविंग एनी ड्यूटी ऑन इट विद वेर एज देयर वॉज टैक्स अप टू 80% ऑन क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो जो कपड़ा इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता था उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, जबकि भारत में बने हुए कपड़े पर 80% तक टैक्स लगता था। एज अ रिजल्ट द टेक्सटाइल्स मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। तो परिणाम स्वरूप भारत में बना हुआ कपड़ा भारत के मार्केट में भी बहुत महंगा बिकने लग गया। द इंडियन हैंडक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स। तो इंडियन की कॉटेज और इंडस्ट्री अपने आप के साथ सस्टेन नहीं होने लग गई इनके साथ के कंपटीशन के लिए। Many skill-based industries of our country like textile industries, glass, paper, minerals, shipbuilding, etc. got ruined due to the policies of the British. ब्रिटिश के पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारी हमारी स्किल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थी जैसे कि कांच, पेपर, मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, ये सारी तबाह हो गई। लैक्स ऑफ स्किल वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। लाखों स्किल वर्कर्स भी अनएम्प्लॉयड हो गए। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बिकेम पुअर। धीरे धीरे जो रूरल एरिया के हमारे वर्कर्स थे वो भी गरीब होते गए। Suspicions about the reforms. When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in the England. इंग्लैंड में लिबरल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होल्ड पकड़ने लग गई जब विलियम बेंटिक भारत में आए थे। दिस वे द थिंकिंग स्लोली रीच द इंडिया। इसी तरह से ये सोच धीरे धीरे भारत में भी आने लग गई, पनपने लग गई। ब्रिटिश रूलर्स स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। लोगों के पर्सनल जीवन में ब्रिटिश के रूलर्स बहुत इंटरेस्ट दिखाने लग गए, उसमें हस्तक्षेप करने लग गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम quite popular in India by introducing few beneficial laws. लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए कुछ बेनिफिशियल लॉज बना के। ड्यूरिंग हिज टाइम द इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हीं के शासन के दरमियान भारतीय को कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिलने लग गए। इंडियंस वर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो कोर्ट ऑफ लॉ चलता था कोर्ट में भारतीयों को अपनी मातृभाषा बोलना अलाउ कर दिया। राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द इवल प्रैक्टिसेस ऑफ सती। राजा राम मोहन रॉय और बाकी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी इवल प्रैक्टिस जैसे सती को बंद करने के लिए। बेंटिक अग्रीड टू दिस एफर्ट्स एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। बेनेडिक्ट ने इस प्रथा को रोकने के लिए एक नियम भी पास किया था 1829 में ताकि सती प्रैक्टिस बंद हो जाए भारत में। During the time of William Bentinck, the English rulers tried to eradicate the social evils as per the will of the social reforms. Social reformers की इच्छा के अनुसार विलियम बेंटिक के शासन के दरमियान ही इंग्लिश रूलर्स ने यहाँ के जो इविल प्रैक्टिसेस थी, बुरी प्रथाएं थी, उनको निकालने की पूरी कोशिश की। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म्स वर सस्पिशियस। जो छोटी सोच या पुरानी सोच वाले लोग थे उनको लगा कि ये कुछ पेचीदा हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। द कंपनी हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन
to spend 1 lakh rupees every year on education, but it was not implemented. कंपनी ने तब एक रेजोल्यूशन पास किया था, नियम पास किया था कि एजुकेशन सेक्टर में हर साल 1 लाख रुपये खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था. फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेनेडिक्ट. आखिरकार बेनेडिक्ट के शासन के दरमियान एक एजुकेशन कमिटी भी बनाई गई. In the year 1834, Lord Macaulay thought of introducing English education in India. 1834 में लॉर्ड मैकॉले आए और उन्होंने तय किया कि इंग्लिश एजुकेशन भारत में बरतना चाहिए. However, the educational methods advocated by Macaulay could not benefit the youth. इसके बावजूद जो एजुकेशन सिस्टम थे, जो मेथड थी, जो मैकॉले ने स्थापित की थी, उससे यूथ को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं. Indians lost their advantage of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestors. भारतीयों ने जो अपने समृद्धि मिली थी अपने इतिहास की और अपने पूर्वजों से, वो सारा उनका ख़त्म हो गया, उनकी स्किल्स भी चले गए. द मेथड्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज अपोज्ड बाय अ नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज to give millions knowledge of English is to enslave them, that by receiving English education we have enslaved the nation. ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही पढ़े लिखे वर्ग ने और गांधी जी ने अपोज किया था. गांधी जी ने तो यहाँ तक बोला था कि लाखों लोग को इंग्लिश एजुकेशन देने की जगह पे आप उनको गुलाम बना रहे हो. यही कर रहा है इंग्लिश एजुकेशन. Later, 3 universities were established in 1857. अंत में बाद में आगे जाके 3 यूनिवर्सिटीज़ 1857 में बनी थी. The British could get educated workforce due to the introduction of English education. इंग्लिश एजुकेशन की वजह से ब्रिटिश को पढ़े लिखे लोगों का वर्कफोर्स भी मिलने लग गया. Alongside it also developed the nationalistic thinking amongst the educated people. तो एजुकेटेड लोगों में nationalistic thinking के विचार भी आने लग गए. Many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication. ये ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे मशीन्स भी बनाए गए थे. कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द मिलिट्री, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया. अपने शासन को अच्छी तरह से दौड़ने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवेज भी बना दी थी. In order to maintain an effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern methods of post and telegram were introduced in India in 1857 CE. 1857 CE में आजू बाजू के देशों के साथ और टेरिटरी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम जैसे सिस्टम्स भी भारत में लाए गए. प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स ग्रू अलॉन्गसाइड. प्रिंटिंग प्रेस और पेपरों का वितरण भी साथ साथ पनपने लग गया. These reforms were actually for the convenience of the British's rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. ये सारे रिफॉर्म्स भारत में ब्रिटिशर्स के शासन को अच्छी तरह से चलने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में भी बड़ा होने लग गया धीरे धीरे. द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेटेड स्प्रेड द सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सिंस दे वर मोर फेमिलियर विद द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड अराउंड. तो ये पढ़ा लिखा लोग जो थे वो लोग राष्ट्रीयता के विचार लेकर भारत में इंग्लिश एजुकेशन की मदद पर तो सोशल रिफॉर्म्स और भारतीय राष्ट्रीयता के विचार सारे भारत में हर एक फैमिली तक पहुंचाने लग गए. द पोस्ट एंड टेलीग्राम ब्रॉट पीपल क्लोजर. और पोस्ट और टेलीग्राम ने भी लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाए. फ्रेंड्स, आर चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन. दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू योर चैनल ज्ञान गुरुवाणी एंड शेयर दिस वीडियो. दोस्तों, ये आपकी अपनी चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. जय स्वामीनारायण.